हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे, द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट आरा आप तमाम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं और ये पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जान पाए हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं, आप लोग जो बच्चे जान रहे हैं उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करें और अपने जानने वाले सारे दोस्तों को बताएं कि ये वीडियो बन रहा है और वीडियो यूट्यूब पे डाला जा रहा है। तो पहले जो भी मैंने पढ़ाया था, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है अब तक, वो जरूर से जरूर वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम लाइक कीजिए। तो चलिए, मैं अभी तक 3 लेक्चर बना चुका हूं और आज का ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो पहले के 3 लेक्चर में हम लोग हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है विलियन एवं उसके अनुसंख्य गुणधर्म। क्या चैप्टर का नाम है? विलियन एवं उसके अनुसंख्य गुणधर्म। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चैप्टर का हमने शुरुआत कर दिया था, विलियन के बारे में मैंने बता दिया था। विलियन क्या होता है, विलियन कितने प्रकार का होता है, विलियन के कितने घटक होते हैं, ठीक है। इसके बाद सांद्रण बताया था, सांद्रण के विभिन्न पद बताया था। सांद्रण के विभिन्न पद में मैंने प्रतिशत द्रव्यमान बताया था, प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन बताया था, प्रतिशत आयतन बताया था, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इसका फॉर्मलता, ये सभी चीजें मैंने बता दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलेयता। आज हम लोग विलेयता पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग देखिए, बोर्ड पे आपका पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग को लिखने में ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैंने ये पहले ही लिखा हुआ है। विलेयता क्या होता है? तो किसी भी निश्चित तापमान पर, तो बाबू पहले आप लोग तापमान को निश्चित कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रूम तापमान 25 डिग्री रूम तापमान होता है, तो रूम तापमान को निश्चित करके किसी निश्चित तापमान पर किसी विलायक में, मतलब जैसे मान लीजिए जल में, रूम तापमान माने जैसे आप जीते हैं वैसे उसी तापमान पर आपको करना है। मान लीजिए 100 ग्राम का आपने विलायक ले लिया, तो 100 ग्राम पानी ले लिया और 100 ग्राम पानी में विलेय की अधिकतम कितनी मात्रा घुलाई जा सकती है? विलेय की अधिकतम कितनी मात्रा घुलाई जा सकती है? जो उसमें अधिकतम मात्रा घुलाई जा सकती है ना, उसी को हम लोग विलेयता कहते हैं। तो याद रहेगा, किसी निश्चित तापमान पर, तो निश्चित तापमान माने कौन सा तापमान? रूम का तापमान। किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित विलायक में, मतलब मान लो पानी में, तो कितना पानी में? तो कोई निश्चित आयतन लेंगे उसका, तो 100 मिलीलीटर पानी में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा, माने चीनी आप कितना घुला सकते हो, नमक आप कितना घुला सकते हो, तो किसी भी विलेय की जो अधिकतम मात्रा आप उसमें घुला सकते हैं उसी को विलेयता कहते हैं। याद रहेगा। चलिए, तो अब विलेयता हम लोगों को 12th क्लास में 2 तरह का पढ़ना है। एक ठोस की द्रव में विलेयता और एक पढ़ना है गैस की द्रव में विलेयता। तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता से आप क्या समझते हैं। तो ठोस की द्रव में विलेयता, नाम से साफ साफ समझ में आ रहा है कि ठोस को घुलाना है और किसमें घुलाना है? द्रव में। मतलब बाबू आप लोग समझ लो कि ठोस जो है वो विलेय है और विलायक क्या है बताओ? द्रव। तो ठोस को द्रव में, ठोस को द्रव में माने विलेय को विलायक में, तो ठोस विलेय है और द्रव विलायक है। तो अब हम बोलेंगे क्या कि एक निश्चित, अब देखो ना फिर से उसी परिभाषा को बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी विलायक के 100 ग्राम में, अभी जस्ट बताया था पानी का 100 ग्राम ले लो, तो विलायक के 100 ग्राम में निश्चित तापमान पर, अभी जस्ट मैंने समझाया था कमरे का तापमान ले लो, पर घुली हुई ठोस विलेय की वह मात्रा, मतलब अधिकतम मात्रा जिससे कि वह विलयन संतृप्त विलयन हो जाए। मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो वैसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली रहती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात जिसमें विलेय अब और नहीं घुलाया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो किसी निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में ठोस विलेय की जो अधिकतम मात्रा उसमें घुलाई जाएगी, उसी अधिकतम मात्रा को हम ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। तो पहली बात, टॉपिक का नाम क्लियर हुआ, ठोस की द्रव में विलेयता। तो ठोस को घुला रहे हैं, किसमें घुला रहे हैं? द्रव में।
तो ठोस माने विलेय हो गया और द्रव क्या हो गया, विलायक हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि विलेय को विलायक में घुलाना है तो 100 ग्राम विलायक लेंगे और उसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुलाएंगे, उसके लिए एक निश्चित तापमान रखेंगे। तो किसी निश्चित तापमान पर 100 ग्राम के किसी विलायक में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं, या ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। एकदम स्पष्ट हो गया आप लोग को। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखो, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतलब जब ठोस द्रव में घुल जाएगा तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। तो पहला जो है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। अब बाबू देखो लोग, जिसको जिसको घुलाना है उन दोनों की बात हो रही है, विलेय भी चाहिए और विलायक भी चाहिए। आप ठोस को द्रव में घुला रहे हो तो ठोस विलेय है, लेकिन द्रव क्या है, यहाँ पे विलायक है। तो आप ठोस विलेय को द्रव विलायक में घुलाने जा रहे हो, ये ध्यान रखना कि विलेय घुलने वाला ठोस, घुलाने वाला द्रव। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार आपको एक मैं कंसेप्ट बताता हूं। इंग्लिश में बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक लाइक को डिजॉल्व करता है। मतलब अगर एक जैसा नेचर है, दोनों का एक जैसा गुण है, आप देखते भी होंगे आपके दोस्त लोग जो होते हैं आपके साथ, जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल आप ही की तरह व्यवहार वाले होते हैं। आप कचड़ा व्यवहार वालों के साथ नहीं रह सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने जैसे लोगों के साथ क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि समान समान को घुला लेता है। तो जो आदमी जैसा रहता है उसके साथ वैसे ही लोगों का संगत हो जाता है। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे ये सिद्धांत बता रहा है कि समान समान को घुलाता है, समान समान को घुलाता है। अब देखो जी, विलेय दो तरह का, एक ध्रुवीय विलेय होता है और एक अध्रुवीय विलेय होता है। तो कुछ नाम मैं बता रहा हूं। ध्रुवीय विलेय जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो आपके ये ध्रुवीय ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं, ध्रुवीय ठोस होते हैं या ध्रुवीय विलेय होते हैं। और विलायक भी चाहिए ध्रुवीय, माने पानी लेना होगा बाबू। सीधे सीधे जान लो कि ध्रुवीय विलायक का एक ही उदाहरण है पानी। तो आप ध्रुवीय यौगिक जितने भी लेंगे वो सब पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि ध्रुवीय विलेय किस में घुलता है, तो ध्रुवीय विलायक में घुलता है। इसी तरह से अध्रुवीय विलेय की बात करोगे तो अध्रुवीय विलेय में तुम्हारा बेंजीन होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आ रहा समझ में? आप लोग थोड़ा सा आराम आराम से वीडियो को देखोगे, 2 बार 3 बार देखोगे। अगर नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, 2-2 3-3 बार वीडियो देखो, तो जाकर के आपका अच्छे से दिमाग में सेटअप होगा। तो अध्रुवीय विलायक में आप ले सकते हैं, किसको किसको ले सकते हैं, बेंजीन को ले सकते हैं, CCl4 को ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड को ले सकते हैं। और विलेय भी वही चाहिए, माने अध्रुवीय विलेय होगा तो अध्रुवीय विलायक भी चाहिए, ध्रुवीय विलेय होगा तो ध्रुवीय विलायक भी चाहिए। तो याद रखना कि समान समान को घुलाता है, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक को घुलाता है, ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को घुलाता है, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घुलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, ध्यान रखिएगा। जैसे NaCl जल में आसानी से घुल जाता है, लेकिन बेंजीन में नहीं घुलता है। अब देखो बाबू, NaCl ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है, तो दोनों ध्रुवीय ध्रुवीय आसानी से घुल गया। लेकिन अब NaCl की बात करोगे अगर बेंजीन में, तो बेंजीन अध्रुवीय है और NaCl ध्रुवीय है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बेंजीन जो होता है वो अध्रुवीय होता है। बेंजीन कैसा होता है, अध्रुवीय होता है, और NaCl कैसा होता है, ये ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल जाता है और ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घुल पाता है, ये कंसेप्ट होता है। यानी ठोस की द्रव में विलेयता में सबसे बड़ा बात यही ध्यान रखना होगा कि जितना अच्छा ध्रुवीय विलेय होगा उतना ही अच्छा ध्रुवीय विलायक चाहिए। अगर दोनों ध्रुवीय अच्छे हैं तो दोनों एक दूसरे में घुल सकते हैं। अब ऐसा कर दोगे कि एक ध्रुवीय ले लो और एक अध्रुवीय ले लो, तो फिर उसमें घुलेगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, ठीक है, CBSE में भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ध्रुवीय ध्रुवीय को घुलाता है, अध्रुवीय अध्रुवीय को घुलाता है। ध्रुवीय अध्रुवीय कभी साथ में नहीं घुल सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है ताप। अब बाबू आप लोग ध्यान दो, हमको ठोस को द्रव में घुलाना है। मान लीजिए कि हम चीनी चाय बना रहे हैं और उसमें हम और ज्यादा चीनी घुलाना चाहते हैं, तो हम लोग आंच बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं। तो उसको गर्म करने ज्यादा तापमान करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा घुला सके। तो
तो ये ध्यान दीजिए, यही बात लिखा हुआ है। जब किसी ठोस को किसी विलायक में घोलते हैं, अब देखो जी, अब दो तरह की बातें होंगी। जब भी आप किसी ठोस को किसी ठोस विलेय को द्रव विलायक में घुलाने जाएंगे तो अभिक्रिया दो तरह की हो सकती है। या तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और नहीं तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे ही आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे उसमें से हीट निकलेगा, मतलब ऊष्मा निकलेगा। और अगर कुछ ऐसी अभिक्रिया होंगी जिसमें जब उन दोनों को आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा निकलते जाता है। अब मान लो आप तापमान बढ़ा रहे हो और ऊष्मा उसमें से लगातार निकलते जा रहा है, तो क्या दोनों मिलेंगे? अगर आप दोनों को मिलाने की कोशिश करते हो तो वो नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्योंकि उसमें से ऑलरेडी ऊष्मा निकल रहा है, तो जो मिलाने वाला था वो मिला ही नहीं पा रहा है। जैसे देखो एक उदाहरण यहाँ पे मैंने दिया है कि चूना और जल, तो आप चूना पे जैसे ही पानी गिराते हो उसमें से आग की तरफ फेंकता है तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकल जाता है। तो उस विधि को हम ऊष्माक्षेपी विधि कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी में अब जैसे ही आप ताप दोगे ना और ना ऊष्मा निकलने लगेगा, क्योंकि आप चूना पानी मिला रहे थे तो ऐसे ही ऊष्मा निकल रहा था और आप तापमान दे दिए तब तो और आराम से ऊष्मा निकलेगा। यानी आप उसको अब मिला नहीं सकते हैं। तो चूना पानी को अगर आप चाहेंगे कि हीट दे करके और मिलाने की कोशिश करें, नहीं मिलेगा, वो विलेयता घट जाएगी। और चूना कैसा होता है बोलो? ठोस होता है। जल कैसा होता है? द्रव होता है। तो अच्छा, अगला उदाहरण देखो, चीनी और जल। आप पानी में चीनी डाल के और उसको गर्म कीजिए तो चीनी और पानी को मिलेगा तो वो अपने आप मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि पानी में बहुत जगह खाली होता है। आप चीनी जैसे जैसे घुलाते जाते हैं वो उसको घुला लेता है। लेकिन अब और ज्यादा अगर आप चीनी मिलाते जाते हैं उसमें तो और हीट दे रहे हैं, तो हीट देंगे ना तो बहुत ज्यादा पानी को घुला सकता है अपने आप में, तो चीनी को और घुला सकता है अपने आप में। तो उससे क्या होगा? विलेयता बढ़ जाएगी। यानी आप अगर पानी में चीनी डाले हो और उसमें और ज्यादा तुम चीनी मिलाना चाहते हो तो तुम तापमान बढ़ा दो। यानी दो कंडीशन याद रखना कि यदि, देखो यहां लिखा भी है, जब किसी ठोस को किसी विलायक में घोलने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी तो ऐसे विलयन का ताप देने पर विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन जब किसी ठोस को किसी विलायक में घोलने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो विलयनों का ताप देने पर विलेयता घट जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि ठोस की द्रव में विलेयता को ताप किस तरह प्रभावित करता है। तो दो बात याद रखना है बस। बोलेंगे आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब होगी उसमें से ऊष्मा अपने आप निकल रहा है, तो अगर ताप देंगे तो और ऊष्मा निकलेगा, यानी उसमें अब और घुला नहीं सकता है। अच्छा, दूसरा बात, एक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी, मतलब वो पहले से घुला रहा है उसमें और तापमान दे दिए तो और ज्यादा वो घुलाने लगेगा। यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में याद रखना कि तापमान बढ़ाने से विलेयता और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा देने से, हीट देने से विलेयता घट जाती है। ठीक है, नोट कीजिए। चलो, तो हम लोग देख रहे थे ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें हम लोग देख चुके थे ये विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति देख चुके थे, तापमान का प्रभाव देख चुके थे। अब एक और प्रभाव है जो कि देख लेंगे हम लोग, वो है दाब का प्रभाव। तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा सोचो खुद ही कि ठोस को यदि द्रव में आप घुलाना चाहते हैं तो ठोस को आप द्रव में अगर आप घुलाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? द्रव में ठोस घुला रहे हैं तो अगर आप उसको दबाएंगे तो क्या ठोस घुलेगा उससे? तो याद रखिएगा कि द्रव में ठोस को दबाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी विलेयता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो उसमें घुलने वाला नहीं है।
और वजह भी है कि ठोस के कण तो असंपीड़ित होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ठोस का कण जिस आकार का है उसी आकार का रहेगा। आप उसमें अगर दबाते हैं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलो, तो इस तरह से ठोस की द्रव में विलेयता कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस की द्रव में विलेयता, देखो बाबू, तो अब हम लोगों को गैस को द्रव में घुलाना है। गैस को किस में घुलाना है? द्रव में। तो आप बताइए कि सबसे पहला बात तो आप ये जानते हैं कि बहुत सारे आप लोग नदी देखे होंगे, नहर देखे होंगे, समुद्र देखे होंगे, तो उसमें जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं? आप बताइए, आप लोग को जीने के लिए, हमको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उनको भी तो जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो याद रखिएगा कि जलीय जीवों को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन गैस होता है। तो वो किस में मिला रहता है? तो वो जल में मिला रहता है। तो याद रखिएगा, इसी टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, गैसों की द्रव में विलेयता। तो जो परिभाषा मैंने शुरू में समझाया था वही परिभाषा भी है। किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर, तापमान को बदलना नहीं है बिल्कुल भी, तो किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाले विलायक में गैस की जो अधिकतम मात्रा हम घुला सकते हैं, गैस की अधिकतम मात्रा जो हम घुला सकते हैं, किस चीज में घुला सकते हैं? द्रव में। तो उसको हम लोग गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। तो फिर से, किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाले विलायक में तो गैसों की जो अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे हम गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है, एकदम इजीली आप लोग याद रख जाइएगा इसको। और ये ध्यान रखिएगा कि अवशोषण गुणांक भी कहा जाता है इसको। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि अवशोषण गुणांक भी हम लोग इसको कहते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए है। और ये 2 मार्क्स के लिए आपका ये आ सकता है कि गैस की द्रव में विलेयता से आप क्या समझते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको याद रखना है कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने बात किया था, उसी तरह से गैस की द्रव में विलेयता को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं। तो सेम एकदम कहानी है, जैसे वो टॉपिक था वैसे ये भी टॉपिक था। वहां ठोस को द्रव में घुला रहे थे, यहाँ गैस को द्रव में घुला रहे हैं। वहां पे विलेय के नाम पे ठोस था, यहाँ विलेय के नाम पे गैस है। वहां विलायक के नाम पे द्रव था, यहाँ भी विलायक के नाम पे द्रव है। वहां ठोस को घुलाना था, यहाँ ये गैस को घुलाना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गैस की प्रकृति पे ये कैसे निर्भर करता है। अब भाई जिसको घुलना है उसकी तो प्रकृति देखनी पड़ेगी, क्या वो पानी में घुलना चाहता है कि नहीं घुलना चाहता है। तो बाबू कंसेप्ट वही है जो पिछली बार मैंने बोला था। उस समय मैंने बोला था कि समान समान को घुलाता है, अर्थात ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक को घुलाता है। ध्रुवीय विलेय किसको घुलाता है? ध्रुवीय विलायक को, सॉरी, ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को घुलाता है। तो यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट में हल्का चेंज हो रहा है। इस बार मैंने बताया है आपको कि अगर कोई यौगिक जल से अभिक्रिया कर ले और किसी नए यौगिक का निर्माण कर लेता है, तो कोई यौगिक यदि जल से अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण कर लेता है तो हम बोलेंगे कि वो जल में घुल जाएगा, अत्यधिक मात्रा में घुलेगा। तो देख लीजिए आप, NH3 और H2O मिला तो NH4OH बना, CO2 H2O मिला तो H2CO3 बना। अगर SO2 रहता यहाँ पे तो H2SO3 बनता। SO2 होता SO2 और H2O तो H2SO3 बनता। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो भी गैसें हैं जो जल से अभिक्रिया कर लेती हैं और अभिक्रिया करने के बाद अगर एक नया यौगिक बना ले रही हैं तो इसका मतलब यह है कि वो जल में अत्यधिक विलेय हैं। तो चलिए, गैस की प्रकृति में हम लोग देख चुके हैं कि जो गैस जल से अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाएगा वो जल में ज्यादा विलेय होगा।
कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जो जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो जल में बहुत कम विलय होते हैं। यानी आपको गैस के बारे में जानना है कि कोई गैस जल में विलय है कि नहीं, तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि आप जल से अभिक्रिया करा दीजिए। अगर जल से अभिक्रिया करके नया यौगिक बनाएगा, इसका मतलब वो जल में विलय है। और अगर वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है, इसका मतलब वो जल में अल्प विलय है। ठीक है, चलिए अब विलायक की प्रकृति आप देखने जा रहे हैं। तो फिर से वही बात, समान समान को घुलाता है, तो इसका मतलब ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय को घुलाएगा, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय को घुलाएगा। HCl गैस ध्रुवीय है और जल भी क्या है, ध्रुवीय है। ये दोनों ध्रुवीय हैं तो ध्रुवीय ध्रुवीय को घुला लेगा। और HCl गैस जल में घुल जाता है लेकिन क्लोरोफॉर्म में नहीं घुल पाता है। तो बाबू देखो, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पिछला टॉपिक अलग था, ठोस की द्रव में विलयता। और ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? सबसे पहले विलय की प्रकृति, फिर था विलायक की प्रकृति, फिर था तापमान, फिर था दाब। यह भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है गैस की द्रव में विलयता। तो गैस की द्रव में विलयता से आप क्या समझते हो? ये मैंने बताया आपको कि किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित आयतन वाले विलायक में घुले हुए किसी गैस की अधिकतम मात्रा को उस गैस की द्रव में विलयता कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रभावित करने वाले अभी दो कारकों के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, एक विलय की प्रकृति और एक विलायक की प्रकृति। विलय की प्रकृति का सीधा लॉजिक मैंने बताया कि जो भी जल से अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बना देगा वो अत्यधिक विलय होगा, जो जल से अभिक्रिया नहीं करेगा वो जल में कम विलय होगा। और जब विलायक की प्रकृति की बात आई तो याद रखना इस बात को कि समान समान को घुलाता है। तो ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय को घुलाता है, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय को घुलाता है। HCl गैस एग्जाम्पल के रूप में HCl गैस जल में घुल जाता है लेकिन HCl गैस क्लोरोफॉर्म में घुल नहीं पाता है। ठीक है, नोट कीजिए। तो चल रहा हमारा टॉपिक गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, एक बताया मैंने विलय की प्रकृति, एक बताया विलायक की प्रकृति, तीसरा है ताप और चौथा है दाब। तो विलय की प्रकृति एक बार और बोलता हूं मैं। विलय की प्रकृति में मैंने बताया था कि जो गैस पानी के साथ जल्दी से अभिक्रिया करके कोई अच्छा यौगिक का निर्माण कर लेते हैं या फिर यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, वो जल में अत्यधिक विलय होते हैं। जो जल से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं वो जल में विलय कम होते हैं। इसका विलायक की प्रकृति में मैंने बताया था कि समान समान को घुलाता है। ठीक है, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक को घुलाता है, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय को घुलाता है। एक बात याद रखिएगा कि विलायक विलय को घुलाता है। अगर ये दिमाग में रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तीसरा जो फैक्टर है ताप है। बाबू आप लोग ध्यान दो, एक बात बताओ, हम गैस को द्रव में घुलाना चाह रहे हैं, पानी में गैस घुलाना चाह रहे हैं, तो क्या तापमान देकर के हम गैस को घुला सकते हैं क्या? हम जैसे तापमान देंगे गैस वहां से तो अपने आप बाहर निकलने लगेगा। आप जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वहां से वाष्प बन करके जल जो है वो वाष्प बन के निकलने लगेगा। तो आप गैस घुलाने वाले थे, यहाँ से तो गैस निकलने लगा। यानी तापमान से आप कभी भी गैस को द्रव में नहीं घुला सकते हैं, ये उल्टा काम होने लगेगा। यानी ये इसके उल्टा होता है। और वजह क्या है कि जैसे ही आप तापमान देते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणु अपना अपना जगह छोड़ करके भागने लगते हैं, उनके अणुओं में खलबली मच जाती है। तो याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और वो अपना जगह छोड़ करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे और फिर क्या होगा कि वो बाहर चले जाएंगे और गैसों की विलयता घट जाएगी। यानी गैसों की विलयता ताप के उल्टा होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा इस बात को कि ताप बढ़ने से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पर अगला टॉपिक हेनरी का नियम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ चुका है बोर्ड में। 2 मार्क्स के लिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दाब का देखिए प्रभाव क्या होता है। दाब का यहाँ पे प्रभाव इंपॉर्टेंट है। तो ताप के प्रभाव से आपको पता चल गया कि ताप बढ़ाने से गैस की विलेयता घट जाएगी। क्यों घटेगी समझ गए आप लोग, क्योंकि तापमान बढ़ाइएगा वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगेगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो और जल्दी जल्दी वाष्प बनने लगेंगे, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन अगर आप गैस को दबाओगे ना, तो दबाव की वजह से जब दाब दिया जाएगा, तो दाब से आपको पता है कि गैस को जब दबाया जाता है, वाष्प को जब दबाया जाता है, तो वो जल में द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यही वजह है कि अगर हम लोग गैस को अगर दबाएंगे, दाब देंगे उसको, तो दाब देने की वजह से वो गैस और ज्यादा घुलते चला जाएगा। यानी याद रखिएगा कि निश्चित तापमान अगर आपने कर लिया, तापमान मत बढ़ाइएगा, निश्चित तापमान पर किसी भी विलयन में घुली हुई गैस की जो मात्रा है, अगर आप दाब बढ़ाते जाएंगे तो जितनी मात्रा आप डालते जाओगे सारे मात्रा को वो घुला लेगा। तो गैस जितना आप द्रव में घुलाना चाहते हैं उतना ज्यादा आप दाब बढ़ाते जाइए। आप दाब बढ़ाते जाएंगे, गैस घुलते चला जाएगा, वो कभी इधर उधर होने वाला नहीं है। यानी जितना ज्यादा आप गैस का दाब बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैस घुलते चला जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। तो दाब बढ़ाने से याद रखिएगा कि जितना दाब बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा गैस की मात्रा घुलेगी, यानी विलेयता बढ़ेगा। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि m समानुपाती है P के, यानी m जितना ज्यादा द्रव्यमान आप लेंगे उतना ही ज्यादा दाब लेंगे। ये दाब मात्रा बढ़ाते जाइए, दाब भी बढ़ाते जाइए, गैस घुलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल मेथड है। अगर आप गैस को घुलाना चाहते हैं द्रव में तो आप दाब बढ़ाते जाइए। तो ये ध्यान रखिएगा कि m जो है गैस की मात्रा है और P जो है वो डाला गया दाब है। तो जितना ज्यादा आप द्रव्यमान घुलाना चाहते हैं आप दाब उतना ही देते जाइए। तो चारों चीज आपको क्लियर हो गया। तापमान कैसा हुआ बताओ? तो तापमान व्युत्क्रमानुपाती हुआ, क्योंकि तापमान बढ़ाओगे वाष्प बन के उड़ जाएगा, फिर वो उसमें घुल नहीं पाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। दाब बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाने से वो घुल जाएगा उसमें, यानी समानुपाती होगा। इसी पे हेनरी का नियम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ देर पहले भी बोले हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, एकदम यही बात है। इसी को मैंने एक नियम का नाम दे दिया हेनरी का नियम। तो तापमान निश्चित कर दो और गैस का आंशिक दाब जो होगा वो गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। वहां पे P लिखा गया है और यहाँ पे हम मोल अंश के रूप में बोल रहे हैं। तो किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी अब एक बात आप लोग को बाबू समझ में आएगा कि दाब किस पे निर्भर करता है। मैंने तो अभी जस्ट बोला कि जितना आप दाब बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा गैस घुलते जाएगा, लेकिन दाब बढ़ाएंगे तो माने दाब बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? तो एक्चुअली में आप द्रव्यमान बढ़ा रहे थे, तो द्रव्यमान बढ़ा करके आप मोल अंश बढ़ा देते हैं। मोल अंश कहने का मतलब आप गैस का मोल बढ़ा रहे हैं। तो आप जितना ज्यादा गैस का मोल बढ़ाइएगा उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा, और जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा उतना ज्यादा विलेयता बढ़ेगा। तो हेनरी ने क्या किया, विलेयता को मोल अंश के रूप में ले लिया। उन्होंने बोला कि विलेयता को हम मोल अंश मानते हैं, जितना ज्यादा मोल अंश होगा उतनी ज्यादा विलेयता होगी। अच्छा, ये भी आपको पता है कि जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा विलेयता होगी, और जितना दाब किस पे निर्भर करेगा? तो दाब मोल अंश पे निर्भर करेगा। तो याद रखना कि जितना ज्यादा दाब उतना ज्यादा मोल अंश उतना ही ज्यादा विलेयता। तो लिख सकते हैं P बराबर KH इंटू एक्स। ये आपका Y बराबर mx का हो गया। आपको ग्राफ ही पूछा जा सकता है कि P माने दाब हो गया, P मतलब क्या हो गया? दाब, और x माने क्या हो गया? मोल अंश। तो पूछा जाएगा कि हेनरी के नियम में दाब और मोल अंश के बीच खींचा गया वक्र किस तरह का होगा? तो आपको बताना होगा नियामक से पार करती हुई सीधी रेखा। इसको आप बोल सकते हो नियामक से पार करती हुई सीधी रेखा, नियामक से पार करती हुई सीधी रेखा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं।
याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पूछ भी देता है कि पी और एक्स के बीच में ग्राफ क्या होगा, तो आपको नियामक से पार कराना होगा। ठीक है बाबू। अब बताओ p बराबर के एच इंटू एक्स, तो आप के एच बराबर पी बटा एक्स लिख सकते हैं क्या? तो वही मैंने किया है। अब ये जो है ये हेनरी स्थिरांक, के एच को हेनरी स्थिरांक कहते हैं, के फॉर स्थिरांक, एच फॉर हेनरी, तो हेनरी स्थिरांक, और एक्स को भी मैंने जस्ट वो लिखा भी है, लिख भी दिया है। देखो विलेयता को मूल अंश माना जाता है, तो हेनरी स्थिरांक और विलेयता में संबंध, विलेयता को क्या मान रहे हैं? मूल अंश मान रहे हैं। तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है कि जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक होते हैं, मतलब ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, यानी जिनका हेनरी स्थिरांक कम होगा उनकी विलेयता ज्यादा होगी, और जिनका हेनरी स्थिरांक ज्यादा होगा उनकी विलेयता कम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से उल्टा हैं। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, हेनरी स्थिरांक अधिक होगा उनकी विलेयता कम होती है, और जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक कम होते हैं उनकी विलेयता अधिक होती है। तो आप इस बात को एकदम सेट कर लो, उल्टा है एक दूसरे से, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो ये था आपका हेनरी का नियम बाबू। याद रखिएगा कि किसी भी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर और किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है, माने उसका अपना दाब, वो किसके बराबर होता है? तो विलयन में उपस्थित उस गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर जाओ। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार जो लोग नहीं किए।